गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम क्या पढ़ रहे थे कल? हम पढ़ रहे थे चैप्टर 3 जिसका क्या नेम था? जिसका नेम था हिमालय की बेटियां। क्या नेम था? हिमालय की बेटियां। तो हम क्या पढ़ रहे थे? चैप्टर 3 पढ़ रहे थे जिसका नेम था हिमालय की बेटियां। ओके, तो अब हम क्या करेंगे? इस चैप्टर को आगे पढ़ेंगे। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र से कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रभावित होती रही है। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। जिन्होंने मैदान में ही इन नदियों को देखा होगा, उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसा खेल खेला करती है। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ही न हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ। वह रूप की हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद करने में कुछ भी झिझक नहीं होती है। अब हम देखते हैं इसके शब्दार्थ। प्रभावित, बहना, शैर्य, शर्य, यश, ख्याल, विचार, लुभावना, मोहक, झिंझक, संकोच। अब हम देखते हैं इसका प्रसंग। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत के हिमालय की बेटियां नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक नागराजुन हैं। लेखक ने यहाँ बहुत ही सरल ढंग से समुद्र और हिमालय के साथ मानवीय संबंधों की तरह संबंध स्थापित करने का बेझिझक प्रयास किया है। अब हम देखते हैं इसकी व्याख्या। लेखक कहता है कि वास्तविकता तो यह है कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र जैसी विशाल नदियों का प्रवाह हिमालय के कारण ही है। बिना हिमालय के इनका कोई अस्तित्व नहीं है। वह समुद्र जहाँ जाकर ये नदियाँ गिरी है, उसमें इस बात का श्रेय है कि ये विशाल नदियाँ उसमें जाकर गिरी। किसी भी व्यक्ति ने मैदानों में जब इनके स्वरूप को देखा होगा तो उसे निश्चय ही आश्चर्य हुआ होगा कि हिमालय की गोद में ये नदियाँ बच्चियाँ की तरह खेलती है। पर्वतीय व्यक्तियों के लिए दुबली पतली नंग धड़ंग बच्चियाँ जैसी नदियाँ भले ही आकर्षक या मनमोहक न हो, परंतु लेखक कहता है कि मुझे तो उनका मनोहारी आकर्षक स्वरूप देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो हिमालय ससुर और समुद्र उसका दामाद हो। वास्तव में ऐसा कहने में लेखक को कोई संकोच नहीं है। नदियों की उत्पत्ति हिमालय से हुई है, इसलिए पुत्र रूपी नदियाँ जब समुद्र में आकर मिली तो लेखक को हिमालय को पिता तथा समुद्र को दामाद करने में संकोच नहीं। अब हम देखते हैं इस पैराग्राफ के क्वेश्चन आंसर। उपयोग गद्यांश का उपयोग शीर्षक लिखिए। सौभाग्यशाली समुद्र उपयोग शीर्षक है। अगला क्वेश्चन क्या है? हिमालय के कारण किन दो विशाल नदियों का अस्तित्व है? सिंधु और ब्रह्मपुत्र इन दो विशाल नदियों का अस्तित्व हिमालय के कारण ही है। हिमालय से निकली नदियों की तुलना लेखक ने किस प्रकार की? दुबली पतली नंग धड़ंग खेलती बच्चियों की उपमा लेखक ने नदियों को दी है। गद्यांश में नदियों का पिता और दामाद किसे कहा गया है? हिमालय को पिता और समुद्र को दामाद बताया गया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। कालिदास के विरही यक्ष से अपने मेघदूत से कहा था, बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई है और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों से जुदा जुदा संकलों में देखेंगे, वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। अब हम देखते हैं इसके शब्दार्थ।
कालिदास संस्कृत के महान कवि, विरही, बिछुड़ा हुआ यक्ष, हिमालय में निवास करने वाली एक जाति कुबेर का वंशज, मेघदूत, बादल रूपी दूत, संदेशवाहक, प्रतिदान बदले में दिया गया, प्रेयसी, प्रेमिका, सचेतन, जीता जागता सजीव, दरअसल वास्तव में समतल, सपाट, जुदा जुदा, अलग अलग, सकल रूप। अब हम देखते हैं इसका प्रसंग। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत के हिमालय की बेटियां नामक पाठ से लिया गया। इसके लेखक नागराजुन है। यहाँ लेखक नदियों के वर्तमान स्वरूप से हटकर सोचने के लिए अपने विचार को व्यक्त कर रहा है। अब हम देखते हैं इसकी व्याख्या। लेखक महाकवि कालिदास से प्रसंग जोड़कर कहता है कि कालिदास की विरही यक्ष से अपने दूत मेघ बादल से कहा था कि जाते समय बदले में बेतवा नदी को अपने प्रेम की अनुभूति करते जाना, निश्चय ही वह तुम्हारी प्रेमिका तुम्हें पाकर आनंदित होगी। लेखक को टेढ़ी मेढ़ी बहने वाली चंचल नदियों को देखकर यह बात अचानक याद आ गई है कि महाकवि कालिदास को नदियों का मानवीय रूप पसंद था। वास्तव में नदियों को घाटियों और समतल मैदानों में जो व्यक्ति अलग अलग स्वरूप में देखेगा वह इसी परिणाम में पहुंचेगा। तो कवि ने क्या बताया? लेखक महाकवि कालिदास से प्रसंग जोड़कर कहता है कि कालिदास की विरही यक्ष में अपने दूत मेघ से कहा था, बादल से कहा था कि जाते समय बदले में बेतवा नदी को अपने प्रेम की अनुभूति कराते जाना, निश्चय ही वह तुम्हारी क्या होगी? प्रेमिका तुम्हें पाकर आनंदित होगी। लेखक को टेढ़ी मेढ़ी बहने वाली चंचल नदियों को देखकर यह बात अचानक याद आ गई कि महाकवि कालिदास को नदियों का मानवीय रूप पसंद था। वास्तव में नदियों को घाटियों और समतल मैदानों में जो व्यक्ति अलग अलग स्वरूप में देखेगा वह इसी परिणाम पर पहुंचेगा। अब हम क्या देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। वेतरवती नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना। वेतरवती नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना। मेघदूत ने किसने कहा था? कालिदास की विरही यक्ष ने मेघदूत से कहा था वेतरवती बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना। महाकवि को क्या पसंद था? महाकवि को नदियों का सचेतन रूप पसंद था। यक्ष कौन होते हैं? हिमालय पर वास करने वाले एक प्राचीन जाति यक्ष थी जो अब नहीं मिलती। लेखक को कालिदास व विरही यक्ष की अचानक याद कब आ गई? नदियों को देखकर लेखक को अचानक याद आ गई। अब हम देखते हैं इसका अगला पैराग्राफ। काका कालेकर ने नदियों को लोक माता कहा, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख ले तो क्या हर्ज है? और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा? ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं, बहन का स्थान। कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। जो तिब्बत की बात है, मन उचड़ गया था, तबीयत ढीली थी। सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था। पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी ही देर में प्रगतिशील जल से असर डाला, तन और मन ताजा हो गया और लगा कि मैं गुनगुनाने, जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रगति नदी को चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। अब हम देखते हैं इसके पहले शब्दार्थ। लोक माता
संसार की माता, हर्ष, हानि, प्रेयसी, प्रेमिका, भावना, कल्पना, ममता, प्रेम, धागा, संबंध, मन उचड़ना, मन न लगना, तबीयत ढीली, शरीर की शिथिलता, प्रगतिशील, आगे बढ़ने वाला, बहता हुआ, गुनगुना, धीमी स्वर में गाना, मुदित, प्रसन्न, नटी, कलाकार, पट, पर्दा। अब हम देखते हैं पहले इसके प्रसंग। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत में संकलित हिमालय की बेटियां नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक नागराजुन हैं। लेखक नदियों के प्रति काका कालेलकर के विचारों से सहमति जताते हुए उनके प्रति दृष्टिकोण को विकसित करने का प्रयास करते दिखाई देते हैं। वह नदियों के प्रगतिशील जल से प्रभावित हो रहे हैं। अब हम देखते हैं पहले इसकी व्याख्या। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने महान विचारक काका कालेलकर के विचार को रखते हुए कहा कि वह नदियों को संपूर्ण जनमानस की माता मानते थे। लेखक का विचार है कि नदियों को माता बनाने से पहले इन्हें बेटियों के रूप में ही देख ले। इतना ही नहीं तो प्रेमिका के रूप में ही देखा जा सकता है। बहन का स्थान तो अनेक कवियों ने दिया है। एक दिन मन उचट जाने पर तो तिब्बत में सतलज नदी के किनारे बैठकर जब लेखक ने उसमें अपने पैर डाले तो थोड़ी देर में लेखक तरोताजा होकर कविता गुनगुनाने लगा। इस कविता में लेखक ने सतलुज को बहन कहकर उसकी जय जयकार की है। अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। काका कालेलकर ने नदियों को क्या कहा? काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा। लेखक ने नदियों को और किस नाम से संबोधित करने की ओर इशारा किया? लेखक ने नदियों की बेटी और प्रेयसी और बहन नाम से संबोधित करने की इशारा किया। पैर लटकाने के बाद लेखक ने कैसा अनुभव किया? पैर लटकाने के बाद लेखक ने तन और मन से ताजा स्वस्थ अनुभव किया। लेखक गुनगुनाते हुए सतलज को क्या संबोधन करता है? कविता में सतलज को बहन का संबोधन करता है। तो जो आज हमने पैराग्राफ पढ़े हैं उनके क्वेश्चन आंसर को आपको क्या करना है? अपनी नोटबुक में अच्छे से राइट करना है और इनको अच्छे से क्या करना है? अच्छे से लर्न करना है। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ओके, थैंक यू बच्चों।